गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज प्रीवियस क्लास से रिलेटेड। ठीक है। एलयू बैच पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनगोइंग है। अगर कोई भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं तो अभी जाइए, परचेज करिए कोर्सेज, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर के पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो बैच का जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ में आपको फुल एग्जामिनेशन का पूरा एंगेजमेंट मिलेगा। तो अभी जाइए, परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। गुड आफ्टरनून काजल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सब लोग ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी, देन हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून सना। वॉइस पीपीटी सब क्लियर है सबको? कंफर्म करिए आप सभी लोग। वॉइस पीपीटी इज एवरीथिंग क्लियर? मार्च में एग्जाम होगा सिमरन, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। हमें पता है आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगी, मुझे खुद टेंशन है। ज़्यादा क्लासेस नहीं, थ्योरी का क्लास मुझे लग रहा है, थ्योरी का क्लास 4 क्लासेस थ्योरी का और लगेंगे। ठीक है। और एमसीक्यूज का मेन बात ये है ना कि हमें एमसीक्यूज भी कराना होता है। अगर आपका प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर लिया, अगर नेक्स्ट डे अगर हम एमसीक्यूज ना कराएं तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस वजह से 8 क्लास और हमें लगेंगे, 8 से 10 क्लास। या तो हम ट्राई करेंगे, देखिए आपके एग्जामिनेशन से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए एकदम। ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे खुद पता है कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो एज ए टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। कोई डाउट प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? किसी को कोई भी डाउट? गुड आफ्टरनून राधे श्याम। आफरीन, सना, निखिलेश, ये सब कहाँ है कल? अच्छा, निखिलेश तो आया है। गुड आफ्टरनून निखिलेश, शशांक। ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ना, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। सेलेक्टेड एमबीए स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटीज, या ऑल एमबीए स्टूडेंट एनरोल इन इंडिया। ठीक है। ऑल एमबीए स्टूडेंट ऑफ लखनऊ सिटी, या ओनली फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे? वेरी गुड। स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होता है? वो सारे इंस्टीट्यूशन या पॉपुलेशन जो हमारे एरिया में जहां से हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम एमबीए स्टूडेंट्स के रिलेटेड उनके मीन्स जॉब से वो कितना सेटिस्फाइड है, अपने प्लेसमेंट के जॉब से वो कितना सेटिस्फाइड है, हमें इसका रिसर्च करना है। तो हमारे लिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो तो आपके लिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? पूरे जो एमबीए स्टूडेंट है लखनऊ सिटी में, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में वो सारे पॉपुलेशन जो एलिजिबल हैं, जिनसे आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वेरी गुड। देन हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंपल फ्रेम बिकम डिफेक्टिव मेनली ड्यू टू। अगर हम कहें कि सैंपल फ्रेम डिफेक्टिव कब बन जाता है? लार्ज सैंपल साइज हो, या इनकम्प्लीट लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन यूनिट हो, या यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, या होमोजीनियस पॉपुलेशन हो। तो कब सैम्पलिंग फ्रेम जो है हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा?
वेरी गुड सना, काजल, सेजल, राधे श्याम, निकलेस, वेरी गुड। यहाँ पे सारे टर्म्स यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे सेकंड है, इनकम्प्लीट लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स, ये क्या है हमारा, ये निगेटिव टर्म्स है। तो यहाँ पे हमें डिफेक्टिव से रिलेटेड पूछा है जो कि निगेटिव है। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके अच्छे से एमसीक्यूज को टिक करिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन, मैम पेपर 2 मेरा बॉटनी है, उसके लिए कहाँ से पढ़े प्लीज बताइए। पेपर 2 अगर आपका बॉटनी है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपके बॉटनी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आपको उसका मतलब ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या रिवाइज कर लीजिए सिमरन, ठीक है। सैम्पलिंग एरर अराइजेस बिकॉज, सैम्पलिंग एरर क्यों अराइज होता है, सेंसस मेथड यूज, क्योंकि यहाँ पे सेंसस मेथड को यूज करते हैं, या सैंपल स्टैटिस्टिक डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन पैरामीटर, या नॉन रिस्पॉन्स इज जीरो, या सैंपल साइज इज इनफाइनाइट। हमें सैम्पलिंग एरर कब अराइज होता है। वेरी गुड काजल, वेरी गुड। 3 का बी, वेरी गुड एवरीवन। राधे श्याम, निखिलेश, सना, सिमरन, वेरी गुड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंपलिंग एरर क्या होता है, जब सैंपल साइज में हमारा सैंपल साइज में और जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है उन दोनों में हमारा डिफरेंस है, तो हमारा क्या होगा, सैंपलिंग एरर होगा, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखना है कि सैंपलिंग एरर क्या होता है। सैंपलिंग एरर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स को हम माइनस करेंगे पॉपुलेशन एरर, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सैंपलिंग एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन इनकम इज 30,000 एंड सैंपल मीन इज 27,500 है, ठीक है, 27,500 है। द सैंपलिंग एरर इज, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसीलिए फॉर्मूला क्या होगा सैंपलिंग एरर का, वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो सिंपली अगर हम 30,000 में से माइनस कर देंगे 27,500 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपलिंग एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, वेरी गुड सेजल, सना, काजल, निखिलेश, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। वेरी गुड एवरीवन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल मोस्ट, ठीक है। रिलायबिलिटी को कौन सी चीज ज्यादा इंक्रीज करता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, या एडिक्वेट सैंपल साइज, या जजमेंट सैम्पलिंग, या स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप। रिलायबिलिटी को कौन सा सैंपल हमारा इंक्रीज करता है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ कैसे ये आंसर सही होगा, आपको क्या सोच के। इसका करेक्ट आंसर होगा सना, जजमेंट सैम्पलिंग। वेरी गुड सेजल, निखिलेश, राधे श्याम, निखिलेश बी नहीं होगा, सी होगा। जजमेंट सैम्पलिंग हम क्यों होता है ये मैं बता रही हूँ। जैसे देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है तो जजमेंट में क्या होता है, रिसर्चर जो होता है अपने जजमेंट के बेसिस पे जो उसके जो जहां से सैंपल उसके क्वेश्चन से रिलेटेड ऑलमोस्ट मिल जाएंगे वो उस सोर्सेज को यूज करता है। बट अगर हम बात करें एडिक्वेट सैंपल साइज हमारा ये इंश्योर नहीं करता है कि जो भी सैंपल है हमारे, जितने भी हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट किया है वो हमें उसी टाइप के आंसर देंगे, या मीन्स हमें वही आंसर देंगे जो हमारे सैंपल जो हमारे स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है। बट जजमेंट में क्या होता है, अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिसर्चर क्या करता है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिसर्चर सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जिसको कि रिसर्चर को लगता है कि ये हम इनको जानते हैं, ये हमारे एरिया से रिलेटेड पर्सन है, जो हमारे एरिया के जो हमको जहां से स्टडी करना है वो वहां के लिए हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये दिमाग लगा के आप लोग देखिएगा कि हमारा जजमेंट सैंपलिंग होता है। रिसर्चर कभी भी ये नहीं चाहेगा जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट हमारा रॉन्ग दे, ठीक है, क्योंकि
आपका तब तक वो रिपोर्ट, हमारा जो थीसिस होता है वो प्रिपेयर तब होता है जब सारा चेक हो जाता है, सब चीजें एक्यूरेसी मेंटेन, सब चीजें चेक हो जाता है, तब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। उसके लिए रिसर्चर क्या करता है, एक्यूरेट सोर्सेज को वो क्या करता है, चेक करता है कि उसका डेटा कहाँ से एक्यूरेट और रिलायबल हो सकता है। जजमेंट में क्या होता है, रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग जाके अपने लेवल तक वो डेटा को कलेक्ट करता है, सैंपल सेलेक्ट करता है, उसमें क्वेश्चन बायाज क्यों होगा सना, बायाज होता है इसमें सबसे ज्यादा बायाज होता है। बट अगर रिसर्चर चाहे तो, रिसर्चर चाह रहा है कि हम किसी भी कंपनी के डेटा को बहुत अच्छा दिखाएं, तो उसमें कुछ फिगर वो ऊपर नीचे करके दिखा देगा। बट जहां पे रिसर्चर चाह रहा है कि हमारा रिसर्च पेपर अच्छा, सो दैट, अब देखो जितना हमारा रिसर्च पेपर रिलायबल होगा उतना ही लोग आपके रिसर्च पेपर पे, आपके रिसर्च पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ दिन के लिए आप अपने रिसर्च पेपर को अच्छा दिखाने के लिए बायास शो कर सकते हो, बट कुछ दिन के बाद तो सच्चाई सामने आ जाएगी, तो फिर तो रिसर्चर का सारा रिसर्च मीन्स कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए रिसर्चर अपने जजमेंट के बेसिस पे वो सैंपल सेलेक्ट करता है जहां से उसे एक्यूरेट उसे आंसर मिले, एक्यूरेट उसे डेटा मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अगर हमसे पूछता, यहाँ पे अगर हमसे पूछता कि यहाँ पे सैंपलिंग मीन्स रैंडम सैंपलिंग है और नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है, तो हम 100% रैंडम को लगाते हैं, नॉन रैंडम को नहीं लगाते। ठीक है, नॉन रैंडम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे हमारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, उसमें से भी बहुत सारे टाइप्स हमारे रिलायबल होते हैं, बहुत सारे टाइप्स में कुछ चीजें नहीं सही होती हैं। ठीक है, तो रैंडम बेस्ट होता है, बट रिसर्चर का जजमेंट जो होता है, रिसर्च अपने स्टडी को कभी भी गलत प्रूफ नहीं करना चाहेगा, इस वजह से वो जो भी सेलेक्ट करेगा सैंपल वो हमेशा सही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जजमेंट सैंपलिंग हो जाएगा। एडिक्वेट सैंपल साइज यहाँ पे इस वजह से नहीं होगा क्योंकि एडिक्वेट सैंपल साइज होना हमारे रिसर्च की रिलायबिलिटी को नहीं शो करता है। ठीक है, हम सैंपल साइज एडिक्वेटली ले लिया 100, बट वो 100 लोग में से कुछ पर्सन जो है वो हमारे रिसर्च से रिलेटेड है ही नहीं, उनका बैकग्राउंड ही अलग है, तो क्या हमारे रिसर्च रिलायबल होगा? आप इस तरीके से सोचिए। बट अगर जजमेंट से अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे रिसर्चर उन लोगों को चूज कर रहा है जो हमें एडिक्वेट डेटा प्रोवाइड कर सकते, तो आप बताइए कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा या सी सही होगा? तो ऐसे सोच के हमें जवाब देना है कि हमें पता है कि हमेशा हमारा रैंडम सैंपलिंग ही बेस्ट होता है क्योंकि वहां पे बायाज नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है कि सिर्फ एडिक्वेट सैंपल साइज होना, कि सैंपल साइज हमारा एडिक्वेट रहे, ज्यादा रहे तो हमारा रिसर्च रिलायबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर करके चलिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको रखा हुआ है सीधे आंसर आप एलिमिनेट करके लगा देंगे। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आएगा क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। किसी को कोई डाउट है प्लीज फास्टली कमेंट करिए। हमें बेस्ट आंसर चूज करना है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। बेस्ट ऑप्शन कुछ चूज आप कभी तभी कर पाएंगे जब आप पूरे पॉइंट को अच्छे से रीड करेंगे, कॉन्सेप्चुअली आप उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग हमारा क्या है, जो रिसर्चर इजिली एक्सेस कर सके उसको। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि ये नॉन रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है, बट बात करता है एडिक्वेट सैंपल साइज। एडिक्वेट सैंपल साइज होना ये प्रूफ नहीं करता है कि हमारा जो रिसर्च होगा वो रिलायबल होगा। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि उस 100 हमारे सैंपल साइज में कितने लोग हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एडिक्वेट आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, जजमेंट सैंपलिंग में क्या होता है, रिसर्चर अपने जजमेंट के हिसाब से, हाँ, रिसर्चर अपने जजमेंट के हिसाब से क्या करता है, सैंपल को सेलेक्ट करता है। ठीक है, स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है, स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप ये तो होगा ही नहीं, होमोजीनियस ग्रुप हमारा होना ये रिलायबिलिटी को शो नहीं करता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन रिस्पॉन्स वेयर रिस्पॉन्डेंट आंसर सम क्वेश्चंस बट नॉट ऑल इज कॉल्ड। कुछ क्वेश्चंस ऐसा कौन सा नॉन रिस्पॉन्स के टाइप्स हम कहेंगे कि जहां पे रिस्पोंडेंट है वो आंसर तो दिए बट कुछ ही क्वेश्चन का आंसर दिए। मान लीजिए हमने 100 क्वेश्चन दिए, ठीक है, क्वेश्चन आर में हमने 100 क्वेश्चन लिखा बट आंसर हमें 90 का ही मिला। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिट रिस्पॉन्स या सैम्पलिंग एरर या आइटम नॉन रिस्पॉन्स या सिस्टमैटिक बायस्ड। वेरी गुड निखिलेश, सना, सेजल, वेरी गुड एवरीवन।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइटम नॉन रिस्पॉन्स। अगर कोई पर्सन जो कोई पर्सन ही नहीं आया होता, मतलब मान लीजिए हमने 100 का सैंपल लिया है, ठीक है, अब उसमें से इंटरव्यू देने या बात करने कितने लोग आए, 90 लोग आए। जब क्वेश्चन की बात करें तो आइटम नॉन रिस्पॉन्स, क्वेश्चन का कुछ आइटम का रिस्पॉन्स नहीं दिए, ठीक है। जब अगर पर्सन की बात करें तो यहाँ पे यूनिट नॉन रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। हाँ सना, आपका गलत है। अब समझ आया सना कि क्यों आंसर सी है। नॉन रिस्पॉन्स तब होगा जब क्वेश्चंस के बारे में बात करेगा, ऐसे आप लिख लेना। आइटम की बात करें, पर्सन कोई आइटम नहीं है, यूनिट हो सकता है, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ सैंपल, 2 यूनिट ऑफ सैंपल। तो जब भी पर्सन की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which sampling technique ensure equal and known probability of selection? कौन से ऐसे सैम्पलिंग टेक्निक है जहां इक्वल चांस होता है सैंपल के सिलेक्शन का, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या कोटा सैम्पलिंग। मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड सना, निखिलेश, काजल, सेजन, राधेश्याम, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉटरी मेथड इज एसोसिएटेड विद, लॉटरी मेथड किससे एसोसिएटेड है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से, या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, या सर्टिफाइड सैम्पलिंग से, या क्लस्टर सैम्पलिंग से। लॉटरी मेथड को कहाँ पे यूज किया जाता है? वेरी गुड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज करते हैं, और इसमें बहुत सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास है, तो समझ नहीं आ रहा है कौन सी लूं। जो अमृता मैम करके है रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास, भाई अमृता मैम, वो आप करिए, वहां से आप क्लास करिए, वहां पे आपको, हमको लग रहा है 18 क्लास हो चुके होंगे, तो आप प्लीज उसे करिए। सिमरन मैम, रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट आप ही कराओगे? यस सिमरन, हम ही कराएंगे, ऑलरेडी 18 क्लास हो चुके हैं, आज हमारा 18वां क्लास है। वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब सुटेबल होता है, जब हमारा हाईली हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो, या स्कैटर्ड जियोग्राफिकली हो, या होमोजीनियस, या अननोन हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम कहाँ पे यूज करते हैं? अननोन होगा पॉपुलेशन। यहाँ पे हमें पता ही नहीं रहता कि पॉपुलेशन मीन्स कितने हमारे यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के किसके पास चांस है कि वो हमारे एज ए सैंपल वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस तो किसी का फीचर नहीं होता, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा हमें कलेक्ट करना होता है पर्सन से, जिनका बिहेवियर सारे पर्सन होमोजीनियस नहीं होते हैं सना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा कब सुटेबल ज्यादा होता है, जब हमारा पॉपुलेशन अननोन हो, जहां से हमें पता ना हो कि कहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना, तभी तो हम लोग लॉटरी मेथड अपनाते हैं। जब हमें पर्सन ना पता हो कि हमें इस पर्सन से डेटा कलेक्ट करना होता है, तभी हम लॉटरी मेथड अपनाते हैं, सो दैट हम रैंडमली। हाँ वेरी गुड, आई होप कि आप लोग को समझ आए, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ अननोन होगा, ठीक है। अब देखो, इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग द वैल्यू ऑफ के इज कैलकुलेटेड एट, के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला आपको सिंपली बताना है। 10th का आंसर दीजिए, फॉर्मूला कल आपको मैंने बताया था।
निकलेस ए नहीं होगा, वेरी गुड सना, ए नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। एन, ये छोटा वाला जो एन होता है, स्मॉल एन मतलब सैंपल होता है, ठीक है। तो सैंपल साइज हमेशा हमारा नीचे आता है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पर्सन होगा, देन सैंपल साइज हमें कितना ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉपुलेशन डिवाइड बाय, पॉपुलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, डिवाइड बाय सैंपल साइज, सैंपल साइज को किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेरी गुड काजल, हाँ निकलेस, इसको आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर लिमिटेशन ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, लिमिटेशन क्या होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, हाई कॉस्ट होता है, नीड ऑफ कंप्लीट लिस्ट, या पीरियोडिसिटी बायस, या टाइम कंज्यूमिंग होता है। लिमिटेशन तो सारे ही हैं इसमें, बट मेजर पूछा है, मेजर में इसमें से बेस्ट लिमिटेशन क्या हो सकता है। वेरी गुड सना, सेजल, डी नहीं होगा निकलेश, टाइम कंज्यूमिंग सारे हमारे जो हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं वो सारे हमारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की में ही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात किया है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग तो ये होते हैं, बट यहाँ पे पूछा है नीड ऑफ कंप्लीट लिस्ट। अगर हमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करना है तो सिस्टमैटिक के लिए भी हमें पूरा लिस्ट हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन के बारे में, पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं नंबर से, नंबर ऑफ सैंपल से, हमें कितना सैंपल साइज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्टिफाइड सैम्पलिंग डिफर फ्रॉम क्लस्टर सैम्पलिंग बिकॉज, यहाँ पे हमने बोला कि डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेटा आर हेट्रोजीनियस, स्टेटा आर होमोजीनियस, नो रैंडम सिलेक्शन इज यूज्ड, क्लस्टर आर होमोजीनियस। निकलेश फिर आप गलत बता रहे हो, क्या डिफरेंस है। हमने बताया था कल, सब गलत बता रहे हैं। कल का लेक्चर देखना, पीडीएफ देख लेना कि हम स्ट्रैटिफाइड में क्या देखे थे, हम कब यूज करते हैं, जब हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। कब मैंने बताया था कि स्ट्रेटा मीन्स होमोजीनियस होता है, सना आप बताइए, कल हमने बताया था कि नहीं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग तब यूज होता है, पर्टिकुलरली हम इंपॉर्टेंट करके बताए थे कि जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो। तो डिफरेंस ही तो पूछा है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग डिफर फ्रॉम क्लस्टर सैम्पलिंग, क्या एक पर्टिकुलर डिफरेंस है हमारा क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में। तो होमोजीनियस क्यों लगा रहे हो भाई, हेट्रोजीनियस ना आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक की बात तो किया नहीं, क्लस्टर की बात किया है और स्ट्रैटिफाइड की बात किया है। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना, तो डिफरेंस किसके थ्रू अराइज होता है, हेट्रोजीनियस के। तो क्लस्टर हेट्रोजीनियस होता है सना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग डिफर फ्रॉम क्लस्टर सैम्पलिंग बिकॉज, एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाती हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास 9, हाँ अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल, स्ट्रेटिफाइड में होमोजीनियस सब ग्रुप होते हैं स्ट्रेटा, ठीक है, और कहा गया क्लस्टर में हेट्रोजीनियस। तो दोनों में डिफरेंस पूछा है,
ये क्वेश्चन ही तो गलत नहीं बन गया है, एक सेकेंड। हो स्ट्रेटिफाइड हमारा होमोजेनियस होता है। स्ट्रेटा आर होमोजेनियस। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैसे डिफर करता है फ्रॉम क्लस्टर सैम्पलिंग? तो स्ट्रेटा आर होमोजेनियस, हाँ सॉरी, इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का थोड़ा फ्रेम ही गलत होता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जामिनेशन में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स लगाना। वो उसका मार्क्स अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको उसको सबको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिफर फ्रॉम क्लस्टर सैम्पलिंग बिकॉज। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैसे डिफर करता है क्लस्टर सैम्पलिंग से? स्टेटा और होमोजीनियस, क्योंकि जो स्टेटा होता है वो होमोजीनियस होता है, क्लस्टर में जो भी पर्सन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई भी डाउट मत करना। देन हमारा नेक्स्ट है which stratified method maintain a population proportion in a sample? Disproportionate stratified sampling, cluster sampling, proportionate stratified sampling या judgment sampling? इसका तो आप इसी से बता दोगे। पास पास, हाँ वेरी गुड सना काजल। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया, ठीक है। हाँ वेरी गुड एवरीवन। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग इज प्रिफर्ड व्हेन पॉपुलेशन इज। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन है। क्लस्टर कब हम प्रीफर करते हैं? जब पॉपुलेशन स्मॉल एंड होमोजीनियस हो, या लार्ज, या जियोग्राफिकली स्कैटर्ड हो, या फुली लिस्टेड हो, या स्पेशलाइज्ड हो। हाँ वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। वेरी गुड सना, सेजल, निखिलेश, राधेश्याम, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग सेलेक्टेड क्लस्टर आर। जो इन क्लस्टर सैम्पलिंग सेलेक्टेड सैंपल क्या होता है? होमोजीनियस इंटरनली, हेट्रोजीनियस इंटरनली, या आइडेंटिकल इन साइज, या नॉन रैंडम? वेरी गुड सना, काजल। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड एवरीवन। देन हमारा नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेनली हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग सैम्पलिंग एरर, स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन, या हैंडलिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन, या इंक्रीज नॉन रिस्पॉन्स? वेरी गुड, चलो आप लोग आंसर तो दे ले रहे हो। वेरी गुड एवरीवन, सबका आंसर सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच सैम्पलिंग इज बेस्ट फॉर स्टडिंग ड्रग एडिक्ट, ठीक है, कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है उसके लिए कौन सी स्टडी करना सही रहता है? कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? वेरी गुड निखिलेश, सेजल, सना, काजल, वेरी गुड एवरीवन। राधे श्याम, हाँ, तो स्नोबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा सैम्पलिंग इज सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक्सेप्ट दैट it is use random selection, it fixes quota without randomness, या it is a probability sampling, या it reduce bias completely? कैसे कोटा हमारा सिमिलर है स्ट्रेटिफाइड से? वेरी गुड, करेक्ट आंसर बी होगा। हाँ, वेरी गुड एवरीवन। जजमेंट सैंपल इज ऑल्सो नोन है, जजमेंट सैंपलिंग का और क्या नाम होता है? एक्सीडेंटल सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, एरिया सैंपलिंग? वेरी गुड, इसका दूसरा नाम पर्पसिव सैंपलिंग है। वेरी गुड सेजल, सना, काजल, राधे श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैंपलिंग मेथड इज मोस्ट इकोनॉमिकल बट लेस रिलायबल? इकोनॉमिकल है बट रिलायबल कम है। सिंपल रैंडम, सर्टिफाइड, कन्वीनियंस, सिस्टमैटिक? हाँ, कन्वीनियंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग बायस इज मोस्ट लाइकली व्हेन? कब सैम्पलिंग बायस ज्यादा अराइज होने का चांसेस होता है? सैम्पलिंग फ्रेम इज कंप्लीट, सैंपल साइज इज लार्ज, सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफेक्टिव, पॉपुलेशन इज होमोजेनियस? करेक्ट आंसर बी होगा। सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बायस जाने के चांसेस हैं। सैम्पलिंग बायस कब होता है? जब सैंपल साइज ज्यादा होता है तभी तो रिसर्चर चूज करता है। जब सैंपल ज्यादा साइज बड़ा होता है तभी रिसर्चर तो अपना बायस करके वो जल्दी जल्दी आंसर लाने के लिए सोचता है, तो वहां पे आंसर जो होगा बी होगा।
सैम्पलिंग फ्रेम में प्लानिंग हम करते हैं, ये डिफेक्टिव होना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, होमोजीनियस तो उससे रिलेटेड बात है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम कंप्लीट होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर गुड सैंपल शुड नॉट बी, गुड सैंपल क्या नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव, इकोनॉमिकल, बायास या रिलायबल, ये तो बहुत इजी है। हाँ ये तो इजी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, ये भी इजी है। होमोजीनियस, एडिक्वेट साइज, हाई कॉस्ट, वैलिडिटी। इसका आंसर सी होगा। चलो इसको इसको मैं कल एक बार फिर से देख के बताऊंगी ना, मुझे भी इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, मैं इसको कल कंफर्म करूंगी। सुना, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे 23 का सी, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे सी होगा क्योंकि ये फिर इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिलेक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन चांस, रैंडम नंबर, रिसर्च जजमेंट और कन्वीनियंस, प्रोबेबिलिटी लॉस। ये भी जी है, वेरी गुड राधे श्याम, काजल, सना, हाँ रिसर्चर की जजमेंट और कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। देन हमारा आता है विच सैम्पलिंग मेथड प्रोवाइड्स हाईएस्ट एक्यूरेसी, क्लस्टर, कन्वीनियंस, सर्टिफाइड, स्नोबॉल। हाईएस्ट एक्यूरेसी किस किस में रहती है? ये भी रटने वाला है, रट लेना इसको। हाँ वेरी गुड काजल, निखिलेश, राधे श्याम, सेजल, सर्टिफाइड में। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सेजल 25 का बी बोल रही है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ज्यादा एक्यूरेसी है। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कोई भी डाउट होगा तो कल के क्लास में पूछ लेना, ऑलरेडी 2 बज गया है, लाइव एंड होने वाला है, ठीक है। ठीक है एवरीवन, हाँ अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।